हेलो। प्रीवियसली हम लोगों ने देख लिया था कि लैंड सिस्टम हिंदू पीरियड से मुस्लिम पीरियड में कैसे इवॉल्व हुए, और हम लोगों ने देखा कि बिट कॉम्प्लेक्स हुआ टैक्सेशन सिस्टम। हिंदू में 1/6 पार्ट सॉवरेन को देना पड़ता था, कल्टीवेटर्स को, और मुस्लिम पीरियड में खिरज का 1/3 पार्ट कल्टीवेटर्स सॉवरेन को देते थे। सिर्फ यही डिफरेंस था हिंदू और मुस्लिम लैंड लॉज में। बाकी एक जो कॉमन चीज थी वो थी कि हिंदू और मुस्लिम पीरियड में कल्टीवेटर्स को फुल प्रोप्राइटरशिप दी जाती थी। ओकेजनली मुस्लिम सॉवरेन सोल्जर्स को लैंड ग्रांट करते थे, बट बेसिकली कल्टीवेटर्स के पास राइट था पोजेशन का। ब्रिटिश पीरियड में ये सिचुएशन कैसे चेंज हुई है इसको हम लोग देख लेते हैं। सो 1775 से 1857 तक ब्रिटिश ने डिफरेंट प्रोविंसेस एक्वायर किए उत्तर प्रदेश के, और उन प्रोविंसेस में लैंड सिस्टम डेवलप किया। और इन 3 प्रोविंसेस में 3 डिफरेंट सिस्टम से लैंड लॉज डेवलप हुए, वो हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटिश पीरियड को अगर डिवाइड किया जाए तो ब्रिटिश पीरियड इस तरह से डिवाइड हो जाता है। बनारस प्रोविंस 1775 में, इसमें एक ट्रीटी के अकॉर्डिंग सॉवरेन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवध के नवाब से ये एक बनारस प्रोविंस ऑक्यूपाई किया था। देन 25 इयर्स या 26 इयर्स तक, मींस बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी तक, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सिर्फ बनारस प्रोविंस और इलाहाबाद का फोर्ट था। देन उसके बाद लेटर ऑन 1856 में अवध को एनेक्स किया और अवध प्रोविंस अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि प्रीवियसली सीडेड और कनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हम लोग बात करेंगे, जिसको लेटर ऑन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और लेटर आगरा प्रोविंस के नाम से जाना गया, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया था। यहाँ पर 3 डिफरेंट सिस्टम के लैंड लॉज इवॉल्व हुए। परमानेंट सेटलमेंट बनारस प्रोविंस में एस्टैब्लिश हुआ, तालुकेदारी सिस्टम अवध प्रोविंस में एस्टैब्लिश हुआ, और टेम्परेरी सेटलमेंट था, यहाँ परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, सीडेड और कनकवर्ड डिस्ट्रिक्ट यानी आगरा प्रोविंस में। तो देख लेते हैं पहले कि सीडेड डिस्ट्रिक्ट 1801 में नवाब अवध से जो एक्वायर किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और मराठा से 1803 में कॉन्क्वर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑक्यूपाई किए थे। तो ये सीडेड डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें आजमगढ़, गोरखपुर और ये सब सिटीज थी, और आगरा, हरिद्वार, मथुरा, मुजफ्फरनगर ये कॉन्क्वर्ड डिस्ट्रिक्ट में जो मराठा से एक्वायर की थी। उसके बाद हम लोग देखें कुछ टेरिटरीज एक्वायर्ड टेरिटरीज थी 1940s के बाद। इसमें झांसी एक सिटी है, इसमें हम लोगों ने देखा था कि लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी थी, एनेक्सेशन पॉलिसी। तो एनेक्सेशन पॉलिसी और भी डिसीट के मेथड से ये डिफरेंट टेरिटरीज एक्वायर की गई आफ्टर 1940, और अवध को 1856 में एनेक्स कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट में। अब इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बोला गया, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा कैप्चर, कि हम उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उत्तर प्रदेश, फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। सो हम लोग देखते हैं कि 1835 तक जो आपके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस थे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो लेटर ऑन आगरा प्रोविंसेस में एस्टैब्लिश हुए, वो बंगाल सेटलमेंट से या बंगाल प्रोविंस से अलग हो गए थे। तो 1840 में आगरा को लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर प्लेस किया गया, और अवध को जब 1856 में अवध एनेक्स हुआ तो उसको चीफ कमिश्नर ऑफ अवध, आई एम सॉरी, ये आफ्टर करना पड़ेगा। सो अवध में चीफ कमिश्नर और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्लेस किया गया। 1877 में बोथ अवध और आगरा प्रोविंस यूनाइट हुए, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी में था, पेपर्स में था, एक्चुअली इनका फॉर्मेशन हुआ नहीं था।
यहाँ पर एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर रखा जाता था। ये सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह काम करता था और आगरा में चीफ कमिश्नर की तरह काम करता था, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर 1877 में। तो ये एक इस तरह की एक थ्योरी आई, बट ये थ्योरेटिकली ही पॉसिबल हो पाया, प्रैक्टिस में नहीं आ पाया। देन हम लोग उसके बाद देखते हैं कि 1902 में ये रियलिटी में दोनों प्रोविंस यूनाइट हुए और रियलिटी में इनको नाम दिया गया यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग ये आगरा और अवध को, इन नाम को एलिमिनेट कर दिया गया और अब नया नाम बना इन प्रोविंसेस का। कौन से प्रोविंसेस का हम लोग देख रहे हैं? प्रीवियसली ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बनारस, अवध और आगरा प्रोविंसेस, बेसिकली अवध और आगरा प्रोविंसेस को यूनाइट कर दिया गया और यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से इसको बोला गया 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। एंड लेटर 24 जनवरी 1950 में इसको उत्तर प्रदेश बोला गया। तो हमने ये देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा और ये पूरा एक लैंड सिस्टम के थ्रू जो है इवॉल्व था। अब देखते हैं, जैसे कि पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बनारस में परमानेंट सेटलमेंट चल रहा था, अवध में कलकत्तारी सिस्टम फॉलो की गई और टेम्पररी सेटलमेंट आगरा प्रोविंसेस में स्टैब्लिश हुई। तो वन बाय वन इन सेटलमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था बनारस प्रोविंस का, और इसको सेटलमेंट मींस बंदोबस्त अगर हिंदी में बोले तो इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको डनकनी बंदोबस्त बोलते हैं। तो क्या एम था इसका? जैसे कि नाम से क्लियर है, परमानेंट सेटलमेंट, दैट मींस कि वो टेन्योर की स्टेबिलिटी देगा। जो वहां कल्टीवेशन कर रहे हैं उनको टेन्योर की स्टेबिलिटी मींस वो किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, जहां तक उनका फिक्स हुआ है वहां पर वो उसको होल्ड कर सकते हैं। और फिक्सिटी ऑफ रेंट मींस एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट कल्टीवेटर्स को सॉवरेन, यानी इस केस में हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होगा। ये इसका एम था, बट बेसिकली ये एम इतना फुलफिल नहीं हो पाया। कैसे वो देखते हैं, बट देखते हैं कि बनारस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आसफ-उद-दौला उस टाइम पे अवध के नवाब वजीर थे, तो उनसे 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रीटी की थी और ब्रिटिश को आसफ-उद-दौला ने बनारस को सीड कर दिया गया, जो मॉडर्न वाराणसी है। वाराणसी, प्रीवियसली बनारस, वाराणसी। ओके, सो अब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स बनारस प्रोविंस के अंदर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि राजा चेत सिंह थे। राजा चेत सिंह को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि 22 lakhs एनुअली इनको पे करने थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एंड लेटर राजा चेत सिंह को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सपेल किया और राजा महिप नारायण, इसमें देखेंगे राजा महिप नारायण, सो इनको ये सेटलमेंट, इनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और राजा महिप नारायण को एनुअली 40 लाख रुपीस ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, जो कि उस टाइम की बात अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ह्यूज अमाउंट था। सो इनका काम क्या था? जो लोकल चीफ थे, जैसे कि मैंने बताया कि राजा चेत सिंह और राजा महिप नारायण, ये सेटलमेंट का काम और लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। तो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट 40 लाख रुपीस राजा महिप नारायण से लेगी तो राजा महिप नारायण कल्टीवेटर से ये टैक्सेस लेंगे। अब ये सिंस 40 लाख रुपीस एक ह्यूज अमाउंट था, तो इसलिए कल्टीवेटर से एक ह्यूज अमाउंट ये लोकल चीफ लेने लगे। सो ह्यूज सम एक्सट्रैक्ट होने लगे लोकल चीफ, और लास्ट में जैसे कि हमें पता ही है कि कल्टीवेटर ही सफर करते हैं, तो कल्टीवेटर सफर करने लगे। एडिशनली मैनेजमेंट में भी इतना कोई खास चेंजेस नहीं था और एक तरह से हैवॉक हो गया था मैनेजमेंट में। वहां पर अमील उस टाइम पे जो प्रेजेंट थे तहसीलदार, और प्रीवियसली अमील इनको बोलते थे, सो वो
कल्टीवेटर्स से जितना हो सके उतना वो कलेक्ट करते थे, बिकॉज टारगेट क्या था कि 40 लाख रुपीस ब्रिटिश को देने के बाद लोकल चीफ को अपना मार्जिन पे निकालना होता था। सो अब बात आती है 1788 और 94 की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मिस्टर डंकन को रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और अगर इसका टाइटल देखें तो डंकनी बंदोबस्त मिस्टर डंकन के नाम से वो लिया गया। तो मिस्टर डंकन ने प्लान किया रिफॉर्म करने का, और ओरिजिनली डंकन का प्लान था कि कल्टीवेटर्स को ओरिजिनल ओनरशिप दी जाए और उन्हीं से टैक्स लिया जाए, बट जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की थ्योरी थी कि इंग्लिश लॉज सुपीरियर हैं, तो इसलिए ये जो रिफॉर्म था डंकन के थ्रू, या जो डंकन ने प्लान रिफॉर्म किया था, वो इतना परफेक्टली नहीं इम्पोज हो पाया। अब 1975 की बात 1795 की बात करते हैं, तो जो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट चल रहा था 1793 का, वो अप्लाई किया गया। ये किस थ्योरी पे अप्लाई किया गया था कि जो प्रोप्राइटर्स थे, द प्रोप्राइटरशिप मींस द एक्चुअल ओनरशिप जिसको बोलेंगे, वो हमेशा सॉवरेन के में रिजाइड करेगी। सॉवरेन मींस ब्रिटिश क्राउन। अब ये कल्टीवेटर्स ओनरशिप, कल्टीवेटर की ओनरशिप लैंड में ना होके अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश क्राउन की ओनरशिप लैंड में है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हिंदू और मुस्लिम पीरियड में जो एक्चुअल ओनरशिप कल्टीवेटर्स के हाथ में थी, अब वो ब्रिटिश क्राउन यानी सॉवरेन के हाथ में चले गई। ब्रिटिश, इसमें हम लोग बात करेंगे 1795 में, जो कि ये जो 1793 का रूल था बंगाल सेटलमेंट का। सो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रांसफर्ड इन परपेचुइटी, मींस टाइम लिमिट फिक्स नहीं थी, अ वास्ट एंड अनमेजरेबल क्वांटिटी ऑफ लैंड। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये लैंड ट्रांसफर किया किनको, एक क्लास ऑफ में जिनको जमींदार बोलते थे, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड टू बी वेस्टेड इन देम। सो एक सिंपल सेंस, प्रॉपर्टी सॉइल यानी लैंड की प्रॉपर्टी का होल्डर अब जमींदार हो गया, और जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट या सॉवरेन को टैक्सेस पे करता था। सो एक्चुअल ओनरशिप अब कल्टीवेटर्स के हाथ से निकल के जमींदार के हाथ में चलेगी, बट ओरिजिनली और परमानेंटली अगर हम लोग बोले तो वो ओनरशिप ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में ही थी, बट जमींदार एक तरह से एजेंट का काम करते थे। ये एजेंट प्रीवियस एजेंट से डिफरेंट क्यों थे? बिकॉज प्रीवियसली हिंदू और मुस्लिम पीरियड में एजेंट सिर्फ स्टेट की तरफ से टैक्स कलेक्टर का काम करते थे, उनकी लैंड में प्रोप्राइटरशिप नहीं थी। बट इस केस में ब्रिटिश गवर्नमेंट में जमींदारों को लैंड की प्रोप्राइटरशिप दी गई। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंग्लिश सिस्टम को इमिटेट किया। इंग्लिश सिस्टम सर लैंड के बेसिस पे चलता था, सर लैंड और इंग्लिश लैंड लॉ सिस्टम। सो उसके अकॉर्डिंग एक सर लैंड मींस एक पर्टिकुलर पर्सन को वो लैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती थी, और वो अपने लैंड में कल्टीवेशन करवाता था और सॉवरेन को टैक्सेस देता था। इसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जमींदार्स को दी कि वो अपने लैंड, अपने जो लैंड जो उन्होंने कल्टीवेटर्स को दिए हैं कल्टीवेशन करने के लिए, उसमें इंप्रूव करें। कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी लाएं, बट ये शायद हो भी रह गई क्योंकि जमींदारों ने ऐसा कुछ किया नहीं। अब बात करते हैं इस परमानेंट सेटलमेंट के डिफेक्ट क्या थे। सो पहला डिफेक्ट ये था कि सारे जो राइट, लैंड रिलेटेड राइट हैं, कौन कौन से, प्रोप्राइटरशिप मींस एक्चुअल ओनरशिप, और ऑक्यूपेंसी भी जो ओरिजिनल कल्टीवेटर्स के हाथ में थी, वो सारी चली गई थी जमींदार के हाथ में। तो प्रोप्राइटरशिप एज वेल एज ऑक्यूपेंसी वो जमींदार में होगी थी। प्रीवियसली अगर हम लोग बात करेंगे तो जमींदार का मीन्स होता है, जमींदार मीन्स द लैंड होल्डर, यानी एक्चुअल में एक ऐसा पर्सन जो जमीन से जुड़ा हुआ है। बट अब फर्स्ट टाइम परमानेंट सेटलमेंट रेगुलेशन ने जमींदारी वर्ड का यूज किया इस सेंस में, नॉट प्रीवियस सेंस। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जमींदारी सिस्टम क्रिएशन था परमानेंट सेटलमेंट रेगुलेशन का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जमींदार क्रिएट किए थे। दूसरा डिफेक्ट ये है कि प्रेजेंटरी ने या फिर फार्मर्स ने
अपने सारे राइट लूज कर दिए। इसको हम लोग दूसरे वे से क्या समझें कि ये सारी सेटलमेंट किस तरह से किया जाए और क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये सारे डिसीजन जमींदार पे छोड़ दिए गए। सो ये दो डिफेक्ट थे परमानेंट सेटलमेंट के, और ये परमानेंट सेटलमेंट जो कि बंगाल में चला था 1793 में, वो अब बनारस प्रोविंस में लग चुका था। सेकंड सिस्टम की बात करते हैं, तालुकेदारी सिस्टम, जो कि अवध प्रोविंस में लगी थी। तो उसको देख लेते हैं। 1757 में जब ये 1857 की बात हम लोग करते हैं, 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रोक आउट हो गया था। उससे पहले ही 1857 में अवध को एनेक्स कर लिया गया था। अवध एनेक्स हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। सो इसको क्लियरली देखा जाए, अगर इसको देखते हैं, सॉरी, सो तो 1857 का जब वॉर ब्रोक आउट हुआ, सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सारे लैंड को कन्फिस्केट किया जाए, सारे लैंड कैप्चर कर लिए जाए, और ये लैंड किनके फेवर में दिए जाएं? लॉयल तालुकेदार। ये वो तालुकेदार थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1857 जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उनको सपोर्ट किया था। सिर्फ एक मिनट, वेट अ मिनट। सो गवर्नमेंट ने सारे लैंड डिसाइड किए कि वो लॉयल तालुकेदार को देंगे। ये तालुकेदार वो थे जिन्होंने या तो एक्टिवली एड किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, या वो न्यूट्रल रहे थे, और अब वो चाह रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करें। इस केस में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने एक प्रोक्लेमेशन दिया कि सारे प्रोप्राइटरी राइट को कैप्चर कर लिया जाए अवध से, बोथ तालुकेदार और कल्टीवेटर से। ये तालुकेदार वो तालुकेदार थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया गया था। सो अब एम की बात करते हैं कि क्यों तालुकेदारी सिस्टम में ये लैंड की प्रोप्राइटरशिप इन तालुकेदार को दी गई। तो एक तरह का एक सोशल बेस बनाना चाह रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, और अपना फॉरेन रूल एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे रिबेलियस पीजेंट्रीज पे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लोकल चीफ रूल करेगा पीजेंट्री पे, तो वो एक तरह से ज्यादा कन्वीनियंट है कि कोई फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन आके पीजेंट्री पे डायरेक्टली रूल करे। सो इसलिए ये चीफ्टन्स जो थे वो एक तरह से सोशल बेस की तरह एक्ट करने लगे। इन तालुकेदार को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो अपने लैंड में एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी को डेवलप करेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं, जमींदारों ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड लॉरेंस आए, जिन्होंने एक तरह का इनिशिएशन स्टार्ट किया कि ऑक्यूपेंसी राइट वो कल्टीवेटर्स को देने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ये स्कीम फेल्ड हुई। क्यों? क्योंकि लॉर्ड लॉरेंस ने डेविस को, मिस्टर डेविस जो कि चीफ कमिश्नर थे पंजाब के, उनको फाइनेंस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो डेविस और लॉरेंस ने मिलकर रिफॉर्म किए कि ऑक्यूपेंसी राइट कल्टीवेटर्स को मिलने चाहिए। बट अगर हम अवध की बात करते हैं तो अवध के उस टाइम पे चीफ कमिश्नर विंगफील्ड। सो विंगफील्ड के फ्रेंड थे तालुकेदार, तो इसलिए विंगफील्ड ने तालुकेदार को
एक तरह से इंसाइट किया कि वो एक तरह की आवाज उठाएं। सो जब प्रोटेस्ट होने लगा, जब तालुकेदार ने प्रोटेस्ट किया, तो इस स्कीम को ड्रॉप कर दिया गया। तो इसलिए ये वर्ड मैंने लिखा है कि दिस स्कीम फेल्ड। जब विंगफील्ड के रिटायरमेंट के बाद 1866 में अवध के कमिश्नर बने जॉन स्टार्ची। तो जॉन स्टार्ची ने वो इनिशिएशन स्टार्ट किया कि एक तरह से ऑक्यूपेंसी राइट कल्टीवेटर्स को दिए जाएं। तो इसलिए अवध कॉम्प्रोमाइज हुआ 1866 में। इसका मेन एम क्या था कि डायरेक्टली अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर है सॉवरेन, उसके बाद हो गए जमींदार, यहां हो गए कल्टीवेटर्स। अगर लेयर्स में देखें तो इसके बीच में एक और लेयर जोड़ने की कोशिश की जिनको बोला गया अंडर प्रोप्राइटरशिप। तो डायरेक्टली कल्टीवेटर्स को लैंड की ऑक्यूपेंसी देने के बजाय इन अंडर प्रोप्राइटर्स को इस कॉम्प्रोमाइज के थ्रू, अवध कॉम्प्रोमाइज के थ्रू ऑक्यूपेंसी राइट देने की कोशिश हुई। तो इसमें ये लिखा है कि द राइट्स ऑफ द अंडर प्रॉपर्टी वर रिकॉग्नाइज्ड, इनको रिकॉग्नाइज किया गया एंड लेकिन ऑक्यूपेंसी कल्टीवेटर की इग्नोर की। जैसे मैंने आपको बताया कल्टीवेटर्स को डायरेक्टली ना देके इनको दिया गया। तो इस केस में दो एक्ट पास हुए। तो पहला अवध सब सेटलमेंट एक्ट था 1866 का, जिसने स्मॉल प्रोप्राइटरशिप को, जिनको अंडर प्रोप्राइटरशिप दिया गया। अब मैं एक अगर सर्कल बनाऊं इस तरह से और एक छोटा सर्कल बनाऊं, तो बाहर वाले सर्कल में सुपीरियर प्रोप्राइटर होंगे इस तरह से, और ये इनर सर्कल में स्मॉल प्रोप्राइटरशिप होंगे। दैट मींस कि लैंड की ओनरशिप इन स्मॉल प्रोप्राइटर्स को दी जाएगी और स्मॉल प्रोप्राइटर्स लैंड के ओनर होंगे। बट ये स्मॉल प्रोप्राइटर लैंड टैक्स देंगे सुपीरियर प्रोप्राइटर्स को, और ये सुपीरियर प्रोप्राइटरशिप जिनको जो जमींदार थे वो टैक्स देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इस तरह का सेटलमेंट बनाया गया। तो एक इलस्ट्रेशन दिया है कि ओनरशिप ऑफ लैंड वेस्टेड इन द अंडर प्रोप्राइटर नॉट इन द सुपीरियर प्रोप्राइटर हुज ओनली राइट वाज टू रिसीव रेंट। जैसे मैंने आपको बताया स्मॉल सर्कल मींस एक्चुअल ओनरशिप स्मॉल प्रोप्राइटर की होगी या अंडर प्रोप्राइटर की होगी, और वो टैक्स देंगे सुपीरियर प्रोप्राइटर को, और सुपीरियर प्रोप्राइटर इन टर्न ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। नेक्स्ट आया अवध रेंट एक्ट। तो इसने थोड़ा सा कुछ एक्सटेंट तक ऑक्यूपेंसी राइट कल्टीवेटर्स को उसको रिकॉग्नाइज किया, बट इतना कुछ ज्यादा इनिशिएशन हो नहीं पाया। लास्ट हम लोग बात करते हैं कि टेम्पररी सेटलमेंट कैसा हुआ सीडेड और कॉन्क्वर्ड डिस्ट्रिक्ट यानी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। या हम लोग बात करते हैं आगरा प्रोविंस। तो आगरा प्रोविंस में परमानेंट सेटलमेंट ना होने के परमानेंट सेटलमेंट नहीं रखा गया, टेम्पररी सेटलमेंट रखा गया। सो यहां पर एक 1859 का रेंट रिकवरी एक्ट है जो कि सबऑर्डिनेट टेन्योर होल्डर्स, टेन्योर होल्डर वो होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम तक लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था यहां पर अंडर प्रोप्राइटर सबऑर्डिनेट टेन्योर होल्डर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनके राइट को रिकॉग्नाइज किया गया इसमें। और इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन कंसर्न क्या था कि वो लार्ज रेवेन्यूज एक्सट्रैक्ट करें। क्यों? फर्स्ट उनका टारगेट था कि उनके जितने भी वॉर में एक्सपेंसेस हैं वो उनको कवर करें। बोथ साइड ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर और फॉरेन में वॉर, यूरोप में वॉर कर रही थी, तो उसको कवर करने के लिए वॉर एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर ह्यूज लार्ज रेवेन्यूज को एक्सट्रैक्ट किया गया। और दूसरा जो शेयर होल्डर्स जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना पैसा लगाया है उनको डिविडेंड पे करने के लिए लार्ज रेवेन्यूज को एक्सट्रैक्ट किया गया। मींस कुछ टाइम तक तो हम लोग देखेंगे कि हाँ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में कोई एक फिक्स रूल ही नहीं था लैंड लॉ का। और जब फिक्स रूल नहीं था तो सेटलमेंट का जो सेटलमेंट दिया जाता था वो किस बेसिस पे दिया जाता था? पास रिकॉर्ड के बेसिस पे दिया जाता था कि पास में किसके पास वो लैंड था, और हाईएस्ट बिडर लैंड उसको मिलता था जो कि हाईएस्ट बिडिंग करता था। इस केस में अगर कोई कल्टीवेटर अगर नहीं
टैक्स पे कर पाता था, तो जिसको मालगुजारी बोलते थे, तो उसको उसके लैंड को, कल्टीवेटर के लैंड को, मींस इंटर्न कल्टीवेटर का लैंड नहीं होता था। हमने प्रीवियस थ्योरी देखी थी कि कैसे जमींदारी बीच में आ गई थी, बट एक तरह से नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में मालगुजारी सिस्टम चल रहा था, एक सर्टेन अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था, बट इन केस अगर ये नहीं दे पाते थे तो उनको अपनी इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाता था। यहाँ पर देखेंगे कि ऑफिशियल्स भी ने इसका एक एडवांटेज लिया कि मालगुजारी नहीं पे करने पे उन्होंने भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया और लार्ज स्टेट जोड़ लिए थे। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक पॉजिटिव पॉइंट, एक रिमार्केबल फीचर की क्या था इस सीडेड और कॉन्क्वर्ड डिस्ट्रिक्ट का, जिसको हम लोग टेम्पररी सेटलमेंट बोलते हैं, कि प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन रेवेन्यू हुआ। ये रेवेन्यू जो जमींदार को, सॉवरेन को देना पड़ता था, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 83 से किस तरह से ये कम हो रहा है। तो कोई एक क्वेश्चन नहीं आता कि क्यों कम हो रहा है, क्यों प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू हो रहा है। क्योंकि ब्रिटिश पॉलिटिकल सपोर्ट चाहते थे वेल्दी क्लास में, जमींदार से, तो इसलिए उन्होंने ग्रेजुअली ये रेवेन्यू एक्ट कम करना स्टार्ट किया। यहाँ पर एक रॉन्ग अजम्पशन की बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कि क्या उनका रॉन्ग अजम्पशन था कि अगर हम लोगों ने जमींदार को राइट दिए हैं और जमींदार इन टर्न इन फ्यूचर प्रॉस्परस हुए उस के थ्रू, तो उनके टेनेंट्स भी प्रॉस्परस होंगे। बट हम लोगों ने देखा कि जमींदारी एक तरह के वर्मिन थे जो कि टेनेंट से ह्यूज अमाउंट एक्सट्रैक्ट करते थे और सर्टेन पार्ट रेवेन्यू में देते थे, यानी उनका बर्डन जमींदार का बर्डन कम होता गया प्रोग्रेसिव, और टेनेंट्स का बर्डन ग्रेजुअली बढ़ता गया। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि रियलिटी क्या थी कि जमींदार ने नहीं उसको फॉलो किया। तो इसका सोल्यूशन क्या निकला? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब एक सोल्यूशन हमको निकालना है, तो उन्होंने टेनेंसी लेजिस्लेशन स्टैब्लिश किए, ये इनेक्ट किए उन्होंने। क्यों किए? क्यों उन्होंने एक जो रिलेशन डिटीरियोरेट हो रहे थे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, उनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए, उनको प्रॉपर करने के लिए टेनेंसी लेजिस्लेशन को इनेक्ट किया। और अगली वीडियोस में हम लोग टेनेंसी लेजिस्लेशन जो कि सोल्यूशन के बेसिस पे आया था उसकी बात करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।